नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 तारीख काफी नजदीक है और मतगणना होगी और जितने भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, उन सभी के किस्मत का फैसला जो है अभी फिलहाल जो है बंद है। लेकिन 3 तारीख को जैसे-जैसे रुझान आते जाएंगे तो दिल की धड़कनें भी बढ़ती जाएंगी। और अगर मैं बात करूं 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की, तो कई पारी में क्या हुआ कि चुनाव हुए, लेकिन मतगणना जो है वो 3 दिसंबर को ही होनी है। और हमारे साथ इस वक्त जो हस्तियां बैठी हुई हैं, सबसे पहले तो मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र वाजपेयी जी की, और उसके बाद बीजेपी से व्यापारिक प्रकोष्ठ के कह सकते हैं कि पूरी कमान संभाले हुए जो बैकबोन है शरद अग्रवाल जी, और मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ कमल ग्रोवर जी से। एक तरीके से व्यावसायिक जिसको गतिविधि कह सकते हैं उस पर काफी अच्छी नजर है, और साथ ही साथ समाज सेवी भी हैं और रोटरी क्लब में भी हैं। तो मतलब ये है कि ये जो तीनों हस्तियां हैं, इनको पता है कि जनता जो है, जबलपुर की अगर बात कर लूं या मध्य प्रदेश की बात कर लूं, तो क्या रुझान रहा, क्या सोचकर उन्होंने वोट दिया, ये तो हो चुका है जब हमने मतदान दे दिया। लेकिन अब जो आने वाली सरकार है उसको क्या क्या बातों का ध्यान रखना होगा, उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं रविंद्र सर जी से मैं पूछना चाहूंगी कि आपने इतने सारे चुनाव देखे, इस बार जनता का ये मत था कि रियल में इस बार चुनाव सरीखे लग रहा था, क्या कहेंगे आप? नहीं, चुनाव तो हर चुनाव सलीका लगता है। जो चुनाव लड़ते हैं, जो लड़वाते हैं, ये तो उनसे पूछिए कि चुनाव लगता है कि नहीं लगता है। हम मतदाता या आम जनता के रूप में हम देखते हैं तो ठीक है। अब देश में चूंकि राजनीति 24 घंटे 365 दिन होती है, और किसी न किसी राज्य में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के चुनाव होते ही रहते हैं। तो जो चुनाव की एक जो सनसनी है, सेंसेशन, वो तो हमेशा देश में बना रहता है। अब रही बात चुनाव कैसा लगा, क्या हुआ, तो ठीक है, प्रत्याशी आते हैं, उनको लेकर के पार्टियों में संतोष असंतोष होता है, वो गतिविधियां चलती हैं। पर एक बार जहां प्रत्याशी घोषित हो जाते हैं, नामांकन हो जाता है, उसके बाद प्रक्रिया चलने लगती है। देखिए, इस साल या इसके पहले भी जब से चुनाव का पीरियड प्रचार का घट गया है, तो चुनाव में काफी फीकापन इस लिहाज से आ गया जो मुझे महसूस होता है जी। और एक तो चुनाव आयोग ने बहुत सारे शोर शराबे बंद कर दिए, बैनर पोस्टर बंद कर दिए, गाड़ियों में जो प्रचार करती थी उनके ऊपर काफी प्रतिबंध लग गए, समय सीमा हो गई, सभाएं 10 बजे रात के तक खत्म कर दी जाती है। तो जैसा पहले चुनाव में एक उत्सव होता था ना, वो चुनाव की जो एक फेस्टिविटी थी, उत्सव धर्म था, वो तो खत्म हो गई। अब एक रूटीन है कि हमको 10 दिन में 12 दिन में प्रत्याशी को पूरा क्षेत्र कवर करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है जी। लेकिन अब दूसरे मीडिया आ गए हैं, क्योंकि टीवी है, सोशल मीडिया, तो उनके जरिए हम अपने बात को मतदाता तक कम्युनिकेट करते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने मुद्दे कम्युनिकेट कर देती हैं। अब सवाल यह है दूसरा कि आने वाले समय की जो चुनौतियां, जो भी सरकार या प्रत्याशी जीत के आते हैं, तो इस चुनाव में एक बात जो जरूर हम सब ने देखी, न केवल मध्य प्रदेश में अपितु सारे राज्यों में, कि जो भी सरकार में है या विपक्ष में है जी, उन्होंने मतदाताओं को अपनी जो राजनीतिक विचारधारा सी उससे अलग हट करके जिस तरह के एक बाजारवादी व्यवस्था के तहत वायदे किए लोगों को, जिसको हम कहते हैं कि तरह की डिस्काउंट सेल, एक के साथ एक मुफ्त, इसके साथ ये होता है, किस्तों में दे दीजिए जी। तो उसका एक असर ये हुआ कि पूरी की पूरी चुनाव की जो चिंतन था हमारे मतदाताओं का, वो इस तरफ चला गया, हर आदमी देखने की कौन सी दुकान पे कहाँ सस्ता मिल रहा है। तो मतदाताओं का एक वर्ग जो राजनीतिक दृष्टि से निर्लिप्त है, जिसको किसी राजनीतिक विचारधारा से जिसकी प्रतिबद्धता नहीं है, तो वो इस आकर्षण में फंसा। अब राजनीतिक दलों की, चाहे वो कांग्रेस की सरकार बने, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ इस बात का आएगा कि जो वायदे उन्होंने मतदाताओं से कर दिए इस तरह के, इनको पूरा करने के लिए आर्थिक संसाधन कहां से आएंगे। हम सब देख रहे हैं कि सारी की सारी, न केवल मध्य प्रदेश, देश की सारी राज्य सरकारें कर्ज के बोझ से दबी जा रही है। बिल्कुल। ये चूंकि ऐसी, आप एक सड़क का वायदा करते हैं, तो सड़क के वायदे में मतदाता भी इस बात को सोच के बैठता है कि सड़क 2 साल में बनेगी, 3 साल में बनेगी, तो इतनी जल्दबाजी नहीं है। पर जब हम किसी को ये कहते हैं कल हम तुमको 100 रुपए हर महीने देंगे, तो हर महीने की उस तारीख तक नौकर पेशा वर्ग की तरह अपेक्षा करता है कि 100 रुपए आए तो नहीं हमारे खाते में। एक दिन भी देर होती कहते देखो इन्होंने कहा था नहीं दिए। दूसरा दबाव ये आएगा कि लोकसभा चुनाव 6 महीने बाद है, तो जो भी पार्टी सत्ता में आएगी उसके ऊपर अपने वायदों को पूरा करने का दबाव तो रहेगा ही। अब प्रादेशिक स्तर के वायदों के से अलहदा अब जो राष्ट्रीय स्तर के वायदे होंगे, ये दोनों का बोझ राज्य सरकार पर आएगा, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा या जो भी सरकार बनेगी, उसके ऊपर ये भी एक बहुत बड़ा एक दायित्व आएगा। उसका केंद्रीय नेतृत्व उससे अपेक्षा करेगा कि आपकी सारी गतिविधियां अब इस दिशा में होनी चाहिए, जिससे कि लोकसभा चुनाव में आपको उसका फायदा मिले। बिल्कुल, जैसे कि रविंद्र जी ने कहा कि एक आर्थिक बोझ आ जाएगा कमल जी। और जहां तक मैं बात करूं मध्य प्रदेश की या फिर छत्तीसगढ़ की या फिर राजस्थान की, तो मुफ्त की रेवड़ियां काफी बांटी गई।
और इस बार आपने ये देखा कि जैसे रविंद्र जी ने कहा कि भाई एक दुकान लगी है और इंसान देख रहा है कि सेल जहाँ कम कीमत पे मिल रही है, जहाँ मुफ्त में मिल रहा है उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो एक आकर्षण पैदा करने की बात हुई। कांग्रेस ने पहले एक शपथ पत्र निकाला था, उसमें मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, ठीक। तो इन्होंने कहा भाई 1500 रुपए नहीं, हम तो इन्होंने कह दिया था उसके एवज में कि हम 1000 रुपए दे रहे हैं। जैसे ही इन्होंने देखा कि 1500 का फरमान जारी हो गया तो उन्होंने कहा हम 1500 नहीं, हम 3000 तक ले जाएंगे तुम्हें, 1000 से मतलब 3000। तो इसको लालच नहीं कहेंगे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उनका ये कहना था कि जब आप किसी को मुफ्त की सेवाएं प्रदान करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको मेंटली और फिजिकली कमजोर करते हैं और उससे देश कमजोर होता है और आर्थिक बोझ बढ़ गया। अब उस आर्थिक बोझ से कैसे सरकारें जो है पार पाएंगी? देखिए, आपका ये जो कहना है कि फ्री में देना, हाँ। 1000 उनने कहा, बीजेपी ने 1250 दे दिए। अटल जी ने जो कहा था, अटल जी ने यही कहा था कि कमजोर भी करते हैं और किसी को कोई भी चीज मुफ्त नहीं देनी चाहिए। मुफ्त अगर किसी को कुछ भी मिलेगा तो वो आलस में अलाल हो जाएगा, जिसको कहते हैं, और वो काम करने की इच्छा नहीं रहेगा, और वो हमेशा भूखी नजरों से देखेगा कि कब मुफ्त में मिलता है। बिल्कुल। और जो मिल रहा है वो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं होता, वो चाहता है और ज्यादा मिले। मेरा तो ये मानना है कि जिस तरह से ये 1250, 3000 या 4000 या 2000 दे के ये लोगों को खराब कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनका कहना ये होता है कि ये जो हम 1250 या 1500 या 3000 देंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोलते हैं ये घूम के क्या है, बाजार में ही पैसा वापस आएगा, हमको जीएसटी मिलेगा, मार्केट में पैसा रोटेट करेगा। ये गलत बात है। काम के बदले में दाम देना ही ठीक है, और नहीं तो मेरे हिसाब से, मेरा व्यक्तिगत मत है कि इस तरह की घोषणाएं करके और दे के आप और कुछ नहीं कर रहे, वोट खरीद रहे हो। मैं बड़े कड़े शब्दों में कह रहा हूं कि ये वोट खरीदने की बात है, और इस तरह की रेवड़ी बांटने के मैं एकदम विरोधी हूं। टोटल रूप से मैं कहता हूं, हर तरह से किसी भी तरह की चीज कोई भी मुफ्त नहीं देनी चाहिए। कोई भी चीज मुफ्त नहीं देनी चाहिए। शरद जी, आपने ध्यान से सुना होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि ये फ्री रेवड़ी की जगह अगर हम उन बालिकाओं को, उन औरतों को, उन महिलाओं को, उन युवाओं को कुछ ऐसी चीजें दें और कुछ ऐसा सिखाएं स्किल, ताकि वो 2 पैसा अपने पैरों पे खड़े होकर जब वो कमाएगा तो उसकी खुशी एक अलग होती है, मुफ्त की रेवड़ी की अलग होती है। क्या कहेंगे? नहीं, जो सरकारें मध्य प्रदेश में हैं और देश में हैं, उसको 2 प्रकार की योजनाएं बनाना पड़ती हैं। एक तो तात्कालिक लोगों को हम क्या राहत दे सकते हैं, और एक दूरगामी योजनाएं कि भविष्य में हम लोगों को कैसे स्वावलंबी और स्वरोजगार से जोड़ें, क्योंकि सरकार के पास नौकरियां तो सीमित हैं। इसलिए जो आपने बात कही स्किल इंडिया की, कौशल विकास, तो भारत में जो पुरानी परंपरा थी वो कौशल विकास की थी। लोग वही शिक्षा ग्रहण करते थे जिससे उसको कुछ हुनर मिले। तो अभी देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी विचार को दृष्टिगत करते हुए इन योजनाओं को बनाया है कि जिससे भारत के युवाओं को रोजगार मिले। और तात्कालिक राहत के लिए जैसे 50-60 साल में दूसरे पार्टी की सरकारें देश में रही हैं, लेकिन लोगों के पास मकान नहीं आ पाया, लोगों के पास पीने का पानी नहीं आ पाया। आज भारत की सरकार ये दे रही कि लोगों के पास खुद का मकान हो, पीने का पानी मिले। इस प्रकार की योजनाएं हमारे प्रदेश में माननीय शिवराज जी ने भी बनाई और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी बनाई। तो दोनों प्रकार की योजनाएं साथ साथ में चलेगी, देश के विकास के लिए और व्यक्ति के विकास के लिए। दोनों प्रकार की योजनाएं साथ साथ चलेंगी। रविंद्र जी, आपका बहुत खास अनुभव रहा है जबलपुर शहर की पत्रकारिता के अलावा पूरे मध्य प्रदेश और भारत, और आपकी जो पैनी नजर है वो अलग तरीके से देखती है, राजनीति को देखती है, प्रशासनिक स्तर पर देखती है, सामाजिक स्तर पर देखती है। जबलपुर में आपको नहीं लगता है कि इतनी सारी, अगर बात करें कि इतने सालों से हम रह रहे हैं, औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है, हम भले ही स्मार्ट सिटी के 7वें पायदान में आए, लेकिन आज भी जो यहाँ का युवा है वो पढ़ने के लिए पहले तो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाता है, और जब वहाँ अच्छा जॉब मिल जाता है तो वहीं का बन के रह जाता है। तो ये जो हमारी जबलपुर सिटी है, कहीं ना कहीं आज ये ओल्ड एज लोगों की सिटी बनती जा रही है, क्योंकि बच्चे पलायन कर रहे हैं।
तो ऐसी योजनाएं जो भी पार्टी आती है उनको लाना चाहिए कि यहाँ पर उद्योग धंधे हो, यहीं का जो युवा है यहीं पर वो जॉब करे और अपने माता पिता के साथ में रहे। वो वहां अगर कमा रहा है 50,000 तो उसको वहां पर किराया भी देना पड़ रहा है, उसको वहां फ्यूल भी लग रहा है, उसको पूरा अपने परिवार भी पालना पड़ रहा है, तो खर्चा तो उसको लगभग उतना ही आ रहा है। लेकिन यहाँ एटलीस्ट यहाँ का बच्चा यहाँ रहे, तब होगा जब यहाँ के जो राजनेता हैं, साथ में प्रशासनिक अधिकारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उसके साथ औद्योग के रूप में जो हम पिछड़े हुए हैं वो करना चाहिए। देखिए, आपकी बात जो है सैद्धांतिक स्तर पर पूरी तरह से सही है जी, पर ये आदमी काम के लिए बाहर जाता था, मजदूरी के लिए जाता था, या स्टेट आदमी पढ़ा लिखा था बाहर, ये आज से नहीं हो रहा है। अगर आप इस तरह की बात करें तो जबलपुर शहर बसते ही कैसे? अगर यहाँ लोग काम के लिए कहीं से आए होंगे ना अपना गांव देश छोड़ करके, वरना ये तो बसाया हुआ शहर है। यहाँ की मूल आबादी तो आदिवासी लोगों की थी, पर यहाँ उत्तर प्रदेश से, बिहार से, आप जबलपुर देखिए कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ क्या था? यहाँ रेलवे था, यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन का था, डिफेंस की फैक्ट्रियां थी, जिसके कारण से बाहर से लोग आए। तो यहाँ जंगल से, तो जंगल के लकड़ी का व्यापार करने के लिए ठेकेदार लोग आए, उन्होंने यहाँ व्यापार किया। अंग्रेजों ने ये जो छोटी लाइन बनाई थी अपनी, जो बंद हो गई है, ये क्यों बनाई थी? ये यात्रियों के जाने के लिए नहीं बनाई, वो यहाँ से लकड़ी के गट्ठे जो है यहाँ से गोंदिया से मुंबई से इंग्लैंड भेजा करते थे, वो उन्होंने इसलिए बनाई थी। मेरे कहने का आशय ये है, जो उद्योग की बात हम करते हैं, हर जगह उद्योग नहीं खुल सकता, लेकिन जो पुरानी हमारी सामाजिक व्यवस्था थी उसमें ये था, जो मोदी जी ने कहा ना कि वोकल फॉर लोकल, उसका अर्थ क्या है कि जबलपुर में आप क्या कर सकते हो? डिफेंस फैक्ट्री जब अंग्रेजों ने बनाई थी तो उनका एक दूसरी सोच थी कि हमको देश के भीतर एक सुरक्षित जगह में बनाना है। पर आज अब डिफेंस प्रोडक्शन पूरी तरह से अत्याधुनिक हो गया है। अब हमें ये जो पुरानी तोप थी इसका काम नहीं है, जो शक्तिमान जबलपुर में जोगा जीप बनती थी वो काम की नहीं है। तो आज की जो माहौल है उसमें जो इंडस्ट्री बनेगी उसके लिए कहीं ना कहीं एक क्लस्टर बनाना पड़ेगा। आज जबलपुर में आप ये सोच के चले कि नहीं हम यहाँ पे उसी जीसीएफ को अपग्रेड करेंगे, तो सरकार की उद्योग की प्राथमिकता दूसरे तरह की होती है। आप टाटा से आके कहेंगे आप जबलपुर हमारी इस फैक्ट्री में ट्रक बढ़ाओ, वो आकर के देखेंगे कि मुझे यहाँ बनाने में जो है वायबिलिटी है कि नहीं है। अब सवाल ये होता है कि हम यहाँ क्या विकसित करें। इस मामले में हमेशा उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूँ। आप उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, वहाँ हर बड़े जिले में एक ना कोई वहाँ पे एक मदर इंडस्ट्री थी जो वहाँ के लोगों को पालती थी, जिससे वहाँ के लोग उसी हुनर में आते थे, नई पीढ़ी सीखती जाती थी। धीरे धीरे उससे आज उत्तर प्रदेश में पलायन रुक गया है लोगों को। मतलब उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोगों को जो जानकारी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश से वैसा पलायन नहीं हो रहा जो आज से 20, 25, 50 साल पहले होता था। जबलपुर में संभावना किस बात की? यहाँ एक बीड़ी उद्योग था। अब जब लोग बीड़ी पीते ही नहीं तो बीड़ी उद्योग कैसे पनपेगा? जब हमारे डिफेंस फैक्ट्री में सरकार आयात कर ले रही है वेपन्स जो है, तो वहां का उद्योग भी खत्म होगा। अब रेलवे जबलपुर में चलता तो रेलवे का कितना विकास हो गया। तो अब सवाल ये हो रहा है कि जबलपुर का उद्योग, कौन सा उद्योग यहाँ आएगा जिससे रोजगार बढ़ता? आपने एक आईटी पार्क बढ़ा दिया, आईटी पार्क में 1000, 2000, 5000 से ज्यादा बच्चे नहीं एम्प्लॉयमेंट पा सकते। कोविड के समय हमने घरों में बैठ कर काम कराना, वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया। तो जब लोग घरों में काम कर रहे हैं तो बेंगलोर से भी बच्चे वापस आ गए, हैदराबाद से भी वापस आ गए, विदेशों से भी वापस आ गए। पर हमको ये सोचना पड़ेगा जबलपुर का जो सराउंडिंग है, यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य, हमारे आसपास इतने जंगल है, जो फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है, तो इसको अगर हमें पर्यटन का हब बनाए तो पर्यटन इंडस्ट्री एक ऐसी है जो खुद कमाकर खुद अपना विकास करती है। आज जबलपुर हवाई सेवा हो गई है, ट्रेन कनेक्टिविटी पूरे देश से हमारी, हमें यहाँ से अगर चाहे तो हम जबलपुर से अगर कोई डायरेक्ट फ्लाइट हो तो एक 5 से 7 घंटे में दुबई पहुंच जाएगा कोई व्यक्ति। तो इस चीज को एक्सप्लोर करना चाहिए। जबलपुर के इर्द गिर्द आधे दर्जन से ज्यादा नेशनल पार्क है, पर उनकी एंट्री आप देखिए, कान्हा में आने वाले बहुत सारे लोग नागपुर से आते हैं, पेश आने वाले तो खजुराहो से। तो जबलपुर की कनेक्ट, इसका हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे नेताओं ने पर्यटन उद्योग, नेता को क्या लगता है पर्यटन उद्योग ऐसा है जिससे हमें तत्काल वोट नहीं मिलेगा, पर इसमें कहीं ना कहीं हमें दूरदर्शिता मध्य प्रदेश सरकार का जो कैलेंडर है उसमें जबलपुर का फोटो नहीं है। तो इन चीजों में हमको जोर देना चाहिए, हमारा मीडिया भी जो है उसको इन चीजों का हाईलाइट करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ भेड़ाघाट, कभी संडे के दिन जाइए, इस सीजन में आ गया भेड़ाघाट का सीजन, तो आप देखेंगे वहां पे हजारों टूटी दूसरे राज्यों के मिलेंगे। इसका मतलब उसकी प्रसिद्धि है। और आज भेड़ाघाट में 64 योगी का मंदिर है। उस तरह के हिंदुस्तान में 3 मंदिर है टोटल। और ये कहा जाता है कि ऐसा मोरेला के पास भी है कि उसी के डिजाइन पे भारत की जो पुरानी संसद थी वो डिजाइन की गई थी। 64 योगी मंदिर का आध्यात्मिक और पौराणिक और तांत्रिक महत्व भी है, पर आज तक वहां चढ़ने के लिए हमें लिफ्ट नहीं लगा पाए, एक रोपवे नहीं बना पाए। तो बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट जो आप मुझे भी कहिए तो मैं नहीं जाऊंगा, अपने किसी मेहमान को नहीं ले जाऊंगा वहां पे, धुआंधार दिखाकर फोटो खींच के आ जाऊंगा। आज धुआंधार में आपको क्या लगता है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का है जो एक विश्व प्रसिद्ध हम कहते हैं,
कहते देखिए हम महाराष्ट्र सरकार की चीफ सेक्रेटरी को लेके आए थे, उनको दुकानदार वोटिंग कराने ले गए। सबसे पहले उससे पूछा वेयर इज द लाइफ जैकेट। अब लाइफ जैकेट नहीं थी, वहां बड़े चीफ सेक्रेटरी, वो आईएएस ऑफिसर था, उसने हमसे टोका आप 600-700 फीट की गहराई में नाव ले जा रहे हो और लाइफ जैकेट नहीं है। ये चीजें छोटी छोटी होती है। विदेशों में छोटे छोटे कई देश ऐसे हैं यूरोप में जिनका अदरवाइज कोई प्रोडक्शन नहीं, पर वो पर्यटन से इतना कमा देते हैं। मेरा सोचना है जबलपुर के औद्योगिक विकास में इतनी जद्दोजहद, यहाँ पूंजी लगती है, फिर कच्चा माल, एक हम रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर बनाने में इतने सालों साल लग गए। उद्योग अपने आप विकसित होता है बशर्ते आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें। आज पर्यटन उद्योग की जबलपुर में असीमित संभावना मैं आपको कह रहा हूँ, इस पे हमको जोर देना चाहिए। 5 साल का एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए। इसके लिए सरकारें भी पैसा देती, निजी क्षेत्र भी देती। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा जबलपुर में इस समय कम से कम आधा दर्जन 5 स्टार होटल अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप्स के। तो क्यों बन रहे हैं? आखिर जिन लोग करोड़ों रुपए में लगा रहे हैं, उनको सोच के लगा रहे हैं कि जबलपुर में आने वाले समय में हमको क्या मिलेगा। आज डेस्टिनेशन मैरिज खजुराहो में हो रही है, तो अगर आप अच्छे होटल यहाँ बना देंगे, अच्छे पैकेज देंगे, तो जबलपुर में डेस्टिनेशन मैरिज होगी। नरसिंहपुर दमोह का आदमी जो है जबलपुर आके मैरिज कर देगा, भेड़ाघाट के पास कर देगा। पर उनके लिए हमें वो बेसिक एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अब राजनीति की जो नई पीढ़ी की राजनीति होना चाहिए, जो आईटी सेक्टर, उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आज एक सबसे अच्छा फायदा ये, आज जबलपुर के मदन महल किले को 2 मिनट के अंदर पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध कर सकते हो। एक अच्छी फिल्म बनाई है। अभी मदन महल का रोपवे शायद मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया, रानी दुर्गावती की मूर्ति, वहाँ एक अच्छा कैफेटेरिया हो। आज तक भेड़ाघाट में ढंग की बैठ के भोजन करने की, खाने की जगह नहीं है, कोई रेस्ट करने की जगह नहीं है। मुझे लगता है ये बुनियादी चीजें हैं और इन पे हमारे आने वाले जो हमारी सरकार है, हमारी जो जनप्रतिनिधि और यहाँ की जनता और मीडिया को भी इन चीजों को हाईलाइट करना चाहिए। तो मुझे लगता है हमारे कमल ग्रोवर जी तो पर्यटन बोर्ड में वर्षों से रहे हुए थे, तो उसका आधा इको टूरिज्म में भी रहे। आज बरगी देखिए, बरगी हजारों लोग रोज जाते हैं। लेकिन एक बात ये है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेचुरल चीज बनी हुई है उसी के जैसे बनाने की बात करते हैं कि भाई हम भेड़ाघाट जैसा एक और वहां पर बना देंगे, तो ये क्या बात हुई? आप ऐसा कुछ कीजिए कि वहां पर लोगों को रोजगार मिले। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी कमी जो है कि हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिक्सअप होके काम नहीं करते। आपको मैं बताऊं कि टूरिज्म की जैसे आपने बात की, एक अधिकारी 20 सालों से यहाँ पर है, तो आप उसका रिपोर्ट कार्ड नहीं देखते कि इतने सालों से काम कर रहा है, और अगर इसके रहते हुए कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो उसको चेंज करना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम, लेकिन यहाँ होता ही नहीं है ऐसा। दिक्कत ये जो मैंने आपने बात की है बिल्कुल सही है, बस उसकी समीक्षा आप तभी करेंगे जब आप उसमें डीपली इन्वॉल्व होंगे। आप 1 साल में एक बार भेड़ाघाट महोत्सव करने के बाद यदि आप सोचते हैं हमारा दायित्व पूरा हो, वो अधिकारी खो जाता है, उसमें जनता इन्वॉल्व नहीं होती। जबलपुर का दशहरा, ऐतिहासिक दशहरा धीरे धीरे खत्म हो गया जी, आप उसकी क्यों नहीं वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी करते? आज पंजाबी दशहरा जबलपुर का बहुत बड़ा इवेंट है। आप चाहें तो जबलपुर के इर्द गिर्द के 2-4-10 चीजों के टूरिस्ट पंजाबी दशहरा देखने आ सकते हैं। बिल्कुल, पर हमने इस हिसाब से जबलपुर को डेवलप नहीं किया। ये बात बिल्कुल सही है। अब मुझे अभी आया निदान फॉल है, निदान फॉल एक छोटी सी जगह है, अनजान पड़ी है, आप उसको विकसित करिए। वहां का 2000 लोग रोज जाएंगे तो वहाँ टैक्सी वाला कमाएगा, कोई रेस्टोरेंट खुदेगी वो कमाएगा, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कमाएंगे, कोई वहाँ हस्तशिल्प लेके बैठ जाएगा। भेड़ाघाट में लोग जो आते हैं 100-50 रुपए की मूर्तियां खिलौने खरीद के ले आते हैं। आप जब तक टूरिस्ट को नहीं जाओगे, टूरिस्ट तभी आएगा जब वहाँ सुविधा होगी। टूरिस्ट हमेशा मनोरंजन के साथ साथ सुख सुविधा के लिए आता है। तीर्थ यात्रा वाला टूरिज्म छोड़ दीजिए, वो जाके भेड़ाघाट के मेले में आया, आपने कष्ट से आया, डुबकी लगा रहा, वो एक अलग टाइप का पर्यटक है। लेकिन जो पर्यटन नए सिरे का पर्यटन, नई जो एक पीढ़ी है उसको सुख सुविधा चाहिए, वो रेस्ट के लिए आता है, अपने सुकून के लिए आता है, वो अगर आप प्रोवाइड करें। भेड़ाघाट में रात में कौन जाता है? शरद पूर्णिमा के लिए छोड़ दीजिए, शरद पूर्णिमा में इतनी बदहवासी रहती है कि जो भी शहर के संभ्रांत लोग जाते हैं वो धरते मुक्के खा के वापस आए, कोई शहर के लोग जाते ही नहीं वहाँ। इन चीजों पर ध्यान रखिए। एक अधिकारी है कि नहीं वो तो बहुत गौरव बातें हैं, ये तो सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था है। मेरा सिर्फ ये कहना है जो भी काम कर रहा है उसकी समीक्षा हमें करना चाहिए। हम बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमें प्रशासन से काम लेना चाहिए। हम प्रशासन से डिक्टेट होने के बजाय हमें प्रशासन को डिक्टेट करना चाहिए। वो तो यहाँ नौकरी करने आते हैं, ये शहर हमारा है जी, तो ये जनप्रतिनिधि जनता का भी है कि अपने जनप्रतिनिधि के ऊपर या प्रशासन के ऊपर बात करना और डाले। तो अगर हम लोग ये सोचते हैं सब लोग वो करते रहेंगे, हमको बैठकर एक दिन भेड़ाघाट का मेला देखना, तो इससे नहीं होता काम। हर नागरिक की ड्यूटी होती है। अब विदेशों में लोग अगर गंदगी नहीं है तो हर आदमी वहाँ इस बात के लिए सचेत रहता है, हमें अपने देश में गंदगी नहीं करना है। रोज हमारा स्वच्छता अभियान चलता है, शहर गंदा क्यों है? बिल्कुल, एक रविंद्र जी ने कहा शहर गंदा क्यों है। हम स्मार्ट सिटी के स्वच्छता अभियान में पार्टिसिपेट करते हैं और हर साल हमारा ग्राफ कह सकते हैं कि डाउन 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 होते जाता है। इंदौर को हम कहते हैं कि इंदौर सबसे स्वच्छ सिटी है, और आप देखेंगे कि स्वच्छता अभियान के लिए बहुत फंड यूज करते हैं, सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं, लेकिन एक अगर माइनर पॉइंट है तो इंदौर में वहां जो झाड़ू लगा रहा है वो एक सेलिब्रिटी होता है। इंदौर की जनता
प्रशासन के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ क्या होती है, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है। अगर आप इंदौर जाते हो और आपने कुछ खाया और रैपर जैसे ही फेंका, दूसरा तत्काल कहता है कि उठा दीजिए मैडम, वो डस्टबिन है वहां पर डालिए, नहीं तो फाइन है। तो कई बार ये होता है ना, भय बिनु होत न प्रीत, हम रामायण में पढ़ते हैं, लेकिन कई बार आपको पब्लिक को भी इन्वॉल्व करने के लिए कभी कभी कड़क डिसीजन लेना पड़ता है। आप चाहे जबलपुर की ट्रैफिक की बात कर ले, चाहे आप स्वच्छता की बात कर ले, पब्लिक पार्टिसिपेशन किसी अभियान में नहीं दिखता। और टूरिज्म की अगर हम बात करें तो बहुत सारी सुविधाएं हमारे, अगर जबलपुर शहर की बात करें तो बहुत वाकई में आप, क्योंकि हमारा जो सिटी है वो ग्रीनरी से परिपूर्ण है। फिल्म के यहाँ पर डायरेक्टर्स आते हैं, फिल्म बनाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कई बार उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। यूपी की अगर बात करें, देव दीपावली अभी जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने उसको, विश्व में 42 देशों के लोग अगर आ रहे हैं तो आपका टूरिज्म बढ़ रहा है। लोग ये कहते हैं कि इतने सारे दिए जला डाले। आप ये सोचिए कि जो दिए वाला 5,000 रुपए कमाता था, आज वो 50,000 रुपए कमा रहा है। उसका परिवार जो है बड़ा खुश है, वो साल भर इंतजार करता है कब देव दीपावली होगी, कब इतने रिकॉर्ड टूटेंगे और कब हमारे यहाँ से दिए ले ही जाएंगे। उसके साथ पूजा की सामग्री होती है। लोग, अच्छा, योगी आदित्यनाथ मेंटली अगर आप कहें, लोग ये कहते हैं कि सन्यासी कैसे स्टेट को चलाएगा। मैनेजमेंट देखिए उस व्यक्ति में कि जो भी बाहर से डेलीगेट्स आते हैं उनको वो वोकल फॉर लोकल वो गिफ्ट प्रदान करते हैं, और एक बार वो देखते हैं तो वो अपनी सिटी में जब जाते हैं तो कहते हैं कि भाई यहाँ जाओ, यहाँ ये चीज मिलती है। तो ये होता है एक्चुअली प्रचार। क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रचार तो करने में मध्य प्रदेश सरकार, जबलपुर का, पर्टिकुलर जबलपुर का टोटल फेल है। बिल्कुल। जहां तक मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर दूं कि औद्योगिक विकास क्यों नहीं, जबलपुर जो है ज्योग्राफिकली हिंदुस्तान का सेंटर पॉइंट है। बिल्कुल। यहाँ से दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे सारी जगह इक्वल है। कोई भी गाड़ी की, कार बनाने की इंडस्ट्री लगती तो दिल्ली में लगती है, चेन्नई में लगती है या बॉम्बे में लगती है, क्यों नहीं जबलपुर में? बिल्कुल। जबलपुर में जो आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता किसी भी इंडस्ट्री को चाहिए, सारी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। देखिए, पानी, बिजली, मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड, सब कुछ है, परंतु फिर भी क्यों नहीं आते? देखिए, ट्रेन से कनेक्टिविटी है, अब तो फ्लाइट की भी कनेक्टिविटी बहुत है, बाई रोड, रोडें बहुत अच्छी हो गई हमारी सब। हमारे यहाँ पे इच्छा शक्ति नहीं जी, और हमारे जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति नहीं। जितनी इंडस्ट्री जाती है, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, अब ग्वालियर से कम 25 फ्लाइटें चालू हो गई हैं। यहाँ की कम हो गई, यहाँ की कम हो गई क्योंकि इच्छा शक्ति वाली बात है जी। और मिनिस्टर वहां का है। तो यहाँ पे भी अगर सिर्फ ज्योतिरादित्य नहीं, हाँ। तो उनके पिताजी थे माधवराव जी, उस समय जितनी भी अच्छी ट्रेनें थी शुरू वहीं से हुई है। दिल्ली से पहले ग्वालियर होती, फिर आगे बढ़ती थी। तो इंसान की या जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं है हमारे यहाँ। और जहां तक आपने बोला पब्लिक अवेयरनेस, मैं तो मानता हूं कि पब्लिक अवेयरनेस का हिस्सा किसी भी कार्य में 75% होता है, 25% सरकार का होता है। सरकार का होता है। मैं अभी कल परसों किसी चैनल पे फिर भी इंटरव्यू दे रहा था, मैं यही कह रहा था, शास्त्री ब्रिज का जो रेड लाइट है चौराहे की, वहां 90% लोग उसका पालन करते हैं, 10% नहीं करते। तो आपको करना पड़ेगा, कराना पड़ेगा, पब्लिक अवेयरनेस भी होनी चाहिए, सबसे जरूरी है। और अगर कोई भी, और शासन, देखिए कोई भी शासन, कोई भी देश कह लीजिए, पीएम, डीएम, सीएम ये चलाते हैं, और उनके साथ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है एसपी का, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का। ये अगर चाहे, अगर प्रदेश में है तो सीएम, डीएम और ये, तो यही लोग चल सकते हैं, ये लोग चला सकते हैं। और अगर आप स्ट्रिक्ट हैं, आप कहेंगे इस लाइन पे ऑटो चलेंगे तो इसी लाइन पे चलेंगे, आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और मैं बोलता हूं आप सिर्फ 1 साल के लिए स्ट्रिक्ट हो जाइए, वो उनकी आदत बन जाएगी। बिल्कुल। और वो पब्लिक की आवश्यकता बन जाएगी। नागपुर में ऐसी ट्रैफिक होता है एक साइड, हाँ, डे के हिसाब से।
आवश्यकता भी बन जाएगी, आदत भी बन जाएगी। और जहां तक हमारे यहाँ प्रकृति की बात आप कर रहे हैं, इतनी अच्छी जगह है जबलपुर कि शायद ऐसी कोई जगह हो, पर हम लोग इसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। छोटी छोटी चीजें हैं। मैंने दुबई में देखा कि वहां एक दुबई क्रीक बना दी है, कुछ नहीं, एक तरफ एक पिलर है बड़ा, दूसरी तरफ दूसरा है बड़ा पिलर, उसके ऊपर कर दिया कांच का फ्लोर लगा दिया, कांच का। वो 50 दिरहम लेते हैं ऊपर चढ़ने का, लिफ्ट लगा दी। इधर देखो तो नया दुबई दिखेगा, इधर देखो तो पुराना दुबई दिखेगा। आप नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल, कुछ नहीं करना। अच्छा, आपको भी कुछ नहीं करना, सरकार को उसमें कोई पैसा नहीं लगाना, सरकार को मिलेगा। आप जमीन दे दीजिए, ये 4 एकड़ जमीन, 5 एकड़ जमीन है, पार्किंग वगैरह सब प्रॉपर हो, और उसको किसी को कहिए कि आप बनाओ और आप चलाओ, हमें इतनी रॉयल्टी चाहिए। जमीन का रेट यहाँ सबसे ज्यादा है। जमीन का रेट, उसके लिए जमीन शहर के अंदर नहीं चाहिए, राइट टाउन नेपियर टाउन में, उसके लिए चाहिए वो मदन महल की पहाड़ी पे, जहाँ पहाड़ी पे जहाँ कोई नहीं जाता, कोई घर नहीं बनाएगा, उसके लिए वो जगह प्रॉपर है। वहां से जो व्यू मिलेगा 150 मीटर ऊपर जाके, तो वो अल्टीमेट होगा। ये चीजें आदमी के सोचने में आती नहीं है, ना जनप्रतिनिधि सोचते हैं, ना कोई सोचता है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, जो कुछ हो रहा है होने दीजिए, कर्जा मिल ही जाएगा, वोट मिल जाएगा, शासन हम करते रहेंगे, और ये इसी तरह चलेगा। और सबसे बड़ी चीज है, किसी भी शहर के विकसित होने का सबसे बड़ा कारण है वहां के जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति, तभी होगा। अभी हमारे यहाँ से इतनी फ्लाइटें चली, मैं राकेश सिंह जी को बधाई देता हूँ। ट्रेनें जो चली, आप देखिए ट्रेनें आज जबलपुर से हर जगह की ट्रेनें, फ्लाइटें थी किसी कारणवश बंद हुई, नहीं मालूम, इतना अच्छा एयरपोर्ट बन गया है। मैं जबलपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो कमेटी थी उसका मेंबर भी रहा हूँ। बहुत अच्छा एयरपोर्ट बन गया, सब कुछ अच्छा है, कनेक्टिविटी जी, परंतु उसको हम लोग इनकैश नहीं कर रहे। हमारे आसपास 5 नेशनल पार्क हैं, पर जब भी कोई आता है ना, वो जबलपुर रुकता नहीं है, वो सीधा पार्क चला जाता है। उसको यहाँ रुकने का इंतजाम करना पड़ेगा ना, यहाँ इतना अट्रैक्शन पैदा करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी वो। हाँ, नहीं, इतना अट्रैक्शन पैदा करना पड़ेगा कि आदमी कहेगा यार 2 दिन जबलपुर भी रुकूं। बिल्कुल, भेड़ाघाट बहुत अच्छा कर दे या कोई भी हम कर दे, बहुत से पर्यटन स्थल बनाए जा सकते हैं, जो कि सरकार को सोचना चाहिए, बनाना चाहिए, और उसमें सरकार कुछ नहीं लगेगा। बाहर के लोग आके बनाएंगे, व्यापारी बनाएंगे, और आपके शहर को सुंदर कर देंगे। आपको करना पड़ेगा, और सरकार की मदद के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये सरकार को मदद करनी पड़ेगी। जैसे कमल जी ने कहा कि इच्छा शक्ति जो है वो जनप्रतिनिधियों में कमी है, और कमी ऐसी है, कई बार आप देखते हैं कि कुछ एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, प्रशासनिक ही हो जाता है, बाय द वे उनका नाम कार्ड में नहीं होता तो खफा हो जाते हैं जनप्रतिनिधि। सीट नहीं मिली अगर मंच पे तो खफा हो जाते हैं हमारे जनप्रतिनिधि। लेकिन आप देखिए इंदौर में जब विकास हुआ तो उस विकास में ये नहीं देखते हैं कि किस पार्टी का बंदा विकास कर रहा है, जुट जाते हैं पब्लिक के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, और पार्टी बाद में, पहले विकास। और यही कारण है कि आज इंदौर जो है आप देखेंगे उसको मिनी मुंबई कहते हैं। दूसरी पार्टी का अगर मैं बात करूं, कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को इस तरीके से विकसित किया है कि जबलपुर के जनप्रतिनिधि, अगर मैं बात करूं, लोकसभा के सांसद 4 बार के थे, हमारे यहाँ से विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, चाहते तो जबलपुर को गुलजार कर देते, लेकिन सोच, इच्छा शक्ति की कमी, जैसा कमल जी ने कहा। और ये तब होता है जब हम उस धरती पे जहां रह रहे हैं उससे हमारा अपनत्व की भावना हो। वो जिस वोटर के पास आप जाते हैं साल में एक बार पैर पड़ने के लिए कि भैया वोट मुझे देना, अगर वो जनता खड़ी होकर सवाल ये कर दे कि भैया 5 साल में एक बार आए हो, हम आपको वोट क्यों दें, मोदी के नाम पे क्यों दें, मोदी जो कर रहा है वो दिख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। मोदी की आप देखिए कितने डाउन टू अर्थ है कि एक प्रधानमंत्री कहता है मैं प्रधान सेवक हूं। अफसोस कि एक जनप्रतिनिधि अगर पार्षद होता है तो अपने आप को पीएम से कम नहीं आंकता, और नियम तोड़ने में होता ये, कई बार पुलिस कोई कार्रवाई करती भी है तो वो ये कहता है कि जानते नहीं हो कौन हूं मैं। तो पुलिस कैसे करेगी काम? नेता अगर इच्छा शक्ति विकास की हो,
अपनी हेकड़ी को अंदर रख के अगर हम जनता के लिए सोचेंगे, अपने गुरूर को जरा साइड में रखेंगे, आप गर्व कीजिए, गुरूर मत कीजिए, क्योंकि गुरूर कभी किसी का नहीं रहता, तो इच्छा शक्ति कब जागेगी? एक मिनट, मैं इनके बोलने के पहले एक चीज बोलना चाहता था जी, कि कोविड का पीरियड हम सब ने देखा, बिल्कुल पूरा जबलपुर साफ सुथरा था। नर्मदा एकदम ट्रांसपेरेंट, नर्मदा ऐसी थी कि वहां से चुल्लू से पानी उठा के पी ले, नीचे तक मैं और शरद जी हम लोग उस वक्त में गए हैं, ग्वाली घाट के पास मेरा घर है, इतनी मेरा ये कहना है, अगर हम और आप गंदा ना करें तो प्रकृति खुद ब खुद अपने आप को साफ कर लेती है। तो हम ही लोग हैं जो इस चीज के जिम्मेवार हैं। आपने कोविड का टाइम देखा, जो साल भर का पूरा शहर साफ सुथरा, कोई क्राइम भी नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बीच में मैं बोला हूँ, माफी चाहता हूँ, कि मैं ये कहता हूँ प्रकृति खुद अपने आप को कर लेती है। प्रभु ने एक सिस्टम बनाया हुआ है इन सब चीजों का, परंतु हम लोगों के हस्तक्षेप से वो खराब हुआ है। बिल्कुल, मेरा ये कहना है जी। कृपया। जैसा आपने कहा, इंदौर की बात अपन लोग कर रहे हैं। जब मैं व्यापारी कोर्ट का प्रदेश सेवा जब बना, तो पहली बार जब मैं इंदौर के प्रवास पर गया, तो एक रोड से मैं निकल रहा था कि दोनों तरफ लोग अपने अपने घर और दुकानों को तोड़ रहे थे। मैंने पूछा, ये अतिक्रमण अभियान कौन चला रहा है, नगर निगम है या जिला प्रशासन है? तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, वहाँ के पदाधिकारियों ने बताया कि लोगों ने यहाँ स्वयं अपनी जगह रोड चौड़ी करने के लिए दी है। बड़ी बात, इतनी जागरूकता इंदौर के अंदर थी। फिर मैंने 5-6 बार इंदौर का प्रवास किया, तो जब उनसे बात होती है कि यदि किसी ने चाय पी है, जैसा भी आपने कहा, और डिस्पोजल यदि वो फेंक रहा है, तो आप मान लीजिए कि वो इंदौरी नहीं है, वो लोग गर्व से कहते हैं। तो ऐसी जागरूकता जबलपुर की जनता में लाना पड़ेगी, और जबलपुर की जनता को, जो आपने कहा जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति, जनता जब जागरूक हो जाएगी और जनप्रतिनिधियों पे अपना दबाव बनाएगी, तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों को चलना पड़ेगा। प्रशासन की यदि हम बात करें, तो जनप्रतिनिधियों का प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय बहुत जरूरी है, जो होता ही नहीं, जो जबलपुर में उसकी कई बार कमियां दिखती हैं। जैसे ट्रैफिक की समस्या स्थायी बनी हुई है, यहाँ पर पार्किंग की समस्या है। तो एक बार सब जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर एक अच्छा प्लान जबलपुर के ट्रैफिक के लिए बनाना चाहिए। जबलपुर में रोजगार और पर्यटन की, जैसे धार्मिक पर्यटन है, प्रकृति के बहुत से सुंदर सौंदर्य यहाँ पर बहुत से स्थान है, तो यहाँ से अमरकंटक भी हम लोग जाते हैं, चित्रकूट भी जाते हैं, पचमढ़ी, मतलब एक सेंटर पॉइंट है। यहाँ से अपन के लिए पर्यटन की बहुत संभावना। रोजगार की हम बात करें, जबलपुर में जबलपुरी साड़ी किसी समय यदि आप पुराने इतिहासकार से पूछेंगे कि बहुत पूरे देश में यहाँ से जाती थी। उसमें हमारे कोष्टा समाज के घरों में घर घर में हाथ करके लगे थे, अंसारी समाज था, उसके यहाँ हाथ करके लगे थे, मंसूरी समाज रुई का काम करता था, वो अंसारी समाज को देता था, वो कपड़े साड़ी बुनते थे, और अंग्रेज समाज उस पर छापा लगाता था। तो और जैन व्यापारी और अग्रवाल खंडेवाल, इनके यहाँ से दुकानों से वो साड़ियां बिकती थी। मैं आपको टोक रही हूँ, क्योंकि अब आने वाली सरकार जो भी बनेगी, क्योंकि अभी तो आप व्यापारिक प्रकोष्ठ के हैं ही, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ आपसे ये एक्सपेक्टेशन रहेगी, जैसे रविंद्र जी ने कहा था कि जो पुराना चल रहा था उसको, कुछ कहते हैं ना कि ब्यूटिफिकेशन अगर होता है तो रीब्यूटिफिकेशन करना, तो जो पुराने छोटे छोटे कुटीर उद्योग चल रहे थे, जिससे लोगों के घर भी चल रहे थे, पहचान भी थी, उसके लिए अगर आपकी सरकार बनती है तो सबसे पहले तो टूरिज्म में जबलपुर को एक महत्वपूर्ण स्थान देना, और दूसरा जो कनेक्टिविटी, जो लोग आते हैं नेशनल पार्क जाने के लिए, एक चीज यही है कि आप ऐसा प्रचार प्रसार कीजिए। फंड आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी टूरिज्म का अच्छा खासा फंड आता है, जो सिर्फ और सिर्फ हमको भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और अमरकंटक में देखने को मिल रहा है, जबलपुर में क्यों नहीं? और हर एक योजना अगर जो आती है आपकी, तो वो जबलपुर को एक जस्ट लाइक आप कह सकते हैं डस्टबिन क्यों समझ लिया है? हम लोग भी तो यहाँ पर रहते हैं, हमसे भी तो आपकी पहचान है। और जबलपुर की जनता जो चाहती है, वोट कहते हैं ना कि एक वोट से सरकार गिर भी सकती है, बन भी सकती है। तो अगर जनता को अगर आप इस प्रकार से उपेक्षित कर रहे हैं, कल को वोट नहीं देगी तो सरकार आपकी कैसे बनेगी? ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, ना आपकी स्टेट गवर्नमेंट में, ना आपकी स्थानीय। तो आपसे मैं यही चाहती हूँ कि जो हमको इस प्रकार से उपेक्षा की जाती है, उसको स्थान देने में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका एक निभाएंगे, और ये आवाज उठाएंगे, और ये साथ ही साथ सुझाव भी देंगे आने वाले जनप्रतिनिधियों को और सरकार।
नहीं, पहली बात तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आपने कहा कि यहाँ की जनता की उपेक्षा होती है। अभी तो जबलपुर के अंदर आज से 15 साल पहले और आज का जबलपुर देखेंगे तो जबलपुर के लिए काफी फंड आया है, काफी योजनाएं आई हैं, हमारी कई यूनिवर्सिटियां हुई। हाँ, टूरिज्म में संभावनाएं बहुत है, पहले भी कहा हमने, और आगे वाला कदम अपना टूरिज्म ही होना चाहिए, जो अपन सब लोगों का मिलकर आज यही संवाद में बात निकल के आ रही है कि जबलपुर को और जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों को पर्यटन के हिसाब से अपन को डेवलप करना बहुत जरूरी है। बाकी हमारा एयरपोर्ट, रेलवे, सड़कें, सारी चीजें अभी पिछले 10-15 साल के अंदर काफी विकास जबलपुर का हुआ है, लेकिन उद्योग के मामले में और पर्यटन के मामले में अभी अपन दूसरे शहरों से काफी पीछे हैं। तो आने वाले समय में जो आपने कहा है, जो भी हमारी सरकार बनने वाली है परसों, आप सबको हम लोग बधाई देंगे भाजपा की पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश सरकार बनने की, और जबलपुर की आवाज को जनता के साथ मिलकर हम सब लोग उठाएंगे कि इसको जो भी संभावना जबलपुर में है, जो आपने भी सुझाव दिए और मीडिया के सारे बंधुओं सुझाव लेके सरकार से पूरा करने का प्रयास करेंगे। एग्जिट पोल तो आ गया है रविंद्र जी, बहुत सारे चैनल्स ने भी दिखाया और कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की स्थिति काफी अच्छी बता रहे हैं, लेकिन ये तो 3 तारीख को तय होगा कि भाई सरकार किसकी बनेगी, जनता ने किसको चुना, विकास को चुना, मोदी के नाम को चुना, या फिर उस क्षेत्र के रहने वाले विधायक को चुना। क्या कहते हैं, जब जनता वोट देने गई होगी तो कई बार ये होता है, जैसे स्थानीय निकाय चुनाव होता है तो लोग कहते हैं कि भैया जो स्थान में हमारा जो जनप्रतिनिधि है स्थानीय, हम तो उसको वोट देंगे, पार्टी को नहीं देंगे। कई बार व्यक्ति विशेष को इंसान वोट देता है। तो आपको क्या लगता है, इस बार विधानसभा चुनाव में जो एक्सपेरिमेंट बीजेपी की तरफ से किए गए, 7 सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ाया गया, पहली बार कई लोगों ने चुनाव लड़ा और विधायक बन के उस क्षेत्र में प्रत्याशी बन के गए लोगों के साथ संपर्क किया और साथ ही साथ अपने विजन की बात की, शपथ पत्र की बात की। लेकिन एक चीज और है, मेरी एक बार बात हो रही थी तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अब जनता को भी जागरूक होना होगा। 5 साल जैसे आता है वोट देने का मौका, तो 5 साल वोट देने के बाद आप सोइए मत, जाग जाइए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव होगा, जो भी पार्टी आएगी, उसका अब विजन क्या होगा और विकास की दृष्टि से क्या होगा, और दूसरा वोटर ने क्या सोच के वोट दिया होगा? मैंने आपसे पहले ही कहा कि वोटर ने क्या सोच के वोट दिया। वोटर का जो एक सेक्शन है सोसाइटी का, जिसकी कि अपनी कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता, देखिए हमारी अगर मेरी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, मुझे शरद अग्रवाल जी को वोट करना है, तो उसके लिए मुझे कोई किसी प्रलोभन की या किसी दबाव की आवश्यकता है। पर समाज में जो फ्लोटिंग वोट होता है, जिसकी कोई जिसकी जिंदगी रोज कमाने रोज खाने में खर्च होती है। अब राजनीतिक दलों को एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि चुनाव पढ़े लिखे लोग नहीं जितवाते हैं, चुनाव मीडिया नहीं जितवाता है। जो यूनिवर्सिटीज में बैठ करके या जो बौद्धिक बहस होती है कॉफी हाउस के टेबल पे या ड्राइंग रूम में, वो चुनाव नहीं जितवाते हैं। चुनाव कौन जितवाता है? क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम आपकी डिग्री या मस्तिष्क या आपकी ब्रिलियंस नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं भाई चुनाव गिनती होगी तो ईवीएम में ये थोड़ी आएगा कि पढ़े लिखे लोगों का वोट कितना है। बगैर उनका कहना ठीक है वोट कौन देगा, तो उन्होंने कहा ठीक गरीब लोग वोट देते, तो उन्होंने गरीब कल्याण की योजना शुरू की। अब गरीब कल्याण की योजना उस गरीब की आवश्यकताएं उसकी रोजाना जिंदगी से चूंकि जुड़ी हुई है, इससे उसको लगा कि इन्होंने हमको 1000 रुपए दे दिए तो भैया चलो ठीक हम इनको वोट दे देते हैं। अगर हम उसको ये बताना चाहते हैं, मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। 2003 के चुनाव में, 2004 के लोकसभा चुनाव के पहले अटल बिहारी वाजपेयी जब आए तो उन्होंने देश में सबसे पहले इस बात पे जोर दिया कि हमारे देश में सड़कें होना चाहिए जी। तो उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग में जो स्वर्णिम चतुर्भुज कल्पना थी कि चारों दिशाओं से सड़कों का निर्माण होगा, तो दक्षिण से शुरू हुआ, वो उनका जो अभियान था वो नागपुर तक आ गया था। फिर लोकसभा चुनाव हो गए, उस पूरे क्षेत्र में दक्षिण भारत के भारतीय जनता पार्टी हावी, उत्तर प्रदेश में जहाँ उत्तर भारत की ऊबड़ खाबड़ सड़कें थी वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब आप देखिए ये विकास का विरोधाभास है। आज जो जिन लोगों ने वोट किया है, आप मुझे बताइए विकास के बारे में चर्चा कौन कर रहा है? बहुत अच्छी हाईवे बन गई, पर उन हाईवे के किनारे रहने वाले सारे लोग जो क्या बीजेपी को वोट देंगे? नहीं, उनकी अपनी दूसरी समस्या है। जैसे ही हाईवे बनता, मैं गाड़ी लेकर चलता हूँ, कहता यार ये गाय बैठी हुई है, फिर मुझे लगता है कि टोल टैक्स बहुत ज्यादा है, ये टोल टैक्स कम होना चाहिए। आज भी लोकतंत्र भारत का जो है ले जाकर के, जो आप उसको रेवड़ी कहें, उसको फ्री बीस कहें, कुछ भी कहें, वहां जाके सिमट गया। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तमिलनाडु से हुई थी। वहां मंगलसूत्र तक बांटे गए, मिक्सी बांटी गई, इडली बनाने का वो। तो ये इन चीजों पे अगर हम आ गए, हमने कहा हम साइकिल देंगे, इन्होंने कहा हम आपको स्कूटी दे देंगे, हमने कहा मोबाइल देंगे, इन्होंने कहा हम आपको लैपटॉप दे देंगे। तो अगर ये लोकतंत्र आ गया तो फिर बाजारवादी व्यवस्था में इसमें क्या फर्क है? ये कार वाला आता तो कहता हम इसके साथ एसेसरीज फ्री दे देंगे, या एक ज्वेलरी वाला कहता हम इसमें बनवाई फ्री कर देंगे, कंपनी कहती था एक शर्ट 5 शर्ट खरीदिए हम 2 शर्ट फ्री दे देंगे। तो
सारे मुद्दे कहाँ आकर के सिकुड़ाइज हो। दूसरा, एक बहुत बड़ी जो बीमारी भारतीय लोकतंत्र में आ गई वो है जातिवाद। हम मीडिया के लोग भी इसके लिए बहुत बड़े, मतलब हमारा कहना है कि कसूरवार है। जब हम सर्वे करते हैं, सर्वे रिपोर्ट मीडिया में देते हैं, तो हमेशा बताते हैं इस यहाँ पे इस गाँव में इस जाति के इतने वोटर, इस जाति के। तो हम पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात की, हमने जातीय समूह जो बना दिए, उनका दबाव इतना ज्यादा है कि राजनीतिक दल टिकट बांटते समय भी उनका सारे सर्वे यार देखो यहाँ इस जाति को वोट देना है, यहाँ इस जाति को वोट देना है, या फिर हमने इस जाति को वोट नहीं दिया तो दूसरा खड़ा हो गया। टिकट भी आजकल वैसे ही हो गया है। मैं वही कह रहा हूँ, इन चीजों से हमको अपने चुनाव प्रक्रिया को, लोकतंत्र को निकालना पड़ेगा। दूसरी बात आपने जो कही ना विकास की, लोकतंत्र की, तो वहां देखिए कुछ ऐसी बातें होती है जिनमें हमें समझदार होना पड़ेगा। कैसे? जबलपुर में जब स्मार्ट सिटी की योजना आई, आप मुझे बता सकते हैं कि स्मार्ट सिटी का काम कहाँ कहाँ हो रहा है? पता चला वो वाला गार्डन जो है, हमने कहा एक बार बन चुका है, इसका फिर बनाते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, पर वो कहते थे किसी जनप्रतिनिधि ने कहा ये गार्डन मैंने विकसित किया, तो उसका खंडन आता है ये तो स्मार्ट सिटी ने बनवाया। जब स्मार्ट सिटी की परियोजना आ रही है तो जबलपुर के समाज के सभी वर्गों को बुला करके नगर निगम ने या स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उन्होंने उनसे राय मशवरा लिया था, पर क्या उनकी राय मशवरे को अमल में लाया गया? नहीं। मैं जब उसकी मीटिंग में गया था, मुझे याद है, तो मैंने वहां एक सुझाव दिया था, आप जिस व्यक्ति को, जो अच्छा तंदुरुस्त व्यक्ति है, देखने में बहुत अच्छा, उसका आप कितना भी मेकअप करें, लेकिन जो व्यक्ति जो है मैले कुचले कपड़े पहना, उसको आप अच्छे कपड़े देते हैं, उसको थोड़ा सा श्रृंगारित कर दो तो अच्छा दिखेगा। तो मैंने कहा स्मार्ट शहर को स्मार्ट बनाने की जरूरत कहाँ है? तो हमने कहा आप इसका केंद्र बनाइए बड़े फव्वारे को, वहां से चारों तरफ फैलिए। तो आपने शुरू कहाँ से किया? गोल बाजार से, राइटाउन से, नेपियर टाउन से, और इन एरियाज में आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। ऑलरेडी डेवलप था ये तो। अगर आप बड़े फव्वारे में करते हो, वहाँ के व्यापारियों को बुलाते, वहाँ की जनता को बुलाते कि भाई साहब आपके यहाँ का व्यापार चौपट हो रहा है, आपके बड़े बड़े शोरूम बाहर जा रहे हैं, अगर आपकी सड़कों पे आप अपने अतिक्रमण हटा दें, हम यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था करने जा रहे हैं, सौंदर्यीकरण करेंगे, अच्छी लाइटें लगाएंगे। आज हमारे शहर की जो सिटी कोतवाली है पुरानी, वो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू देखिए तो एंटीक बिल्डिंग है। हम हो सकता है टूरिस्ट को लेकर वहां जाए, हम लोकल ही नहीं जा पाते, टूरिस्ट कहाँ से जाएगा? आज कमानिया गेट है, उसका ऐतिहासिक महत्व है। 1939 में वहां त्रिपुरी कांग्रेस के उसमें याद में बना, लेकिन उसकी ऐतिहासिकता कहाँ है? चारों तरफ अतिक्रमण से घिरा हुआ। तो हमको प्राथमिकता तय करने में ये देखना पड़ेगा कि हम जो दूरगामी योजना पे जा रहे हैं, जिसमें 5 साल का चुनाव लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, उनके बाद उनके पूरे मंत्रिमंडल में अगर किसी की प्रशंसा होती है नितिन गडकरी जो सड़क बना रहा है, वो कहता है कि हम 50 साल के लिए बना रहे हैं, एक विजन है। उसके बाद जो व्यक्ति विरोधी भी है, एक आम आदमी भी जो उसको राजनीति से या इन चीजों, वो भी कहता था गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे अभिप्राय ये कि काम बोलता है, उसके प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर स्मार्ट सिटी बड़े फव्वारे से काम शुरू करती और दिखाती तो पूरे शहर ही नहीं, बाहर से आना गया बड़ा फव्वारा एकदम चेंज हो गया, तो हम बड़े फव्वारे को तो दिन भर उसकी स्मार्टनेस जो बची कुची थी वो भी खत्म कर दी, और उसके से अलग हटके हम उन्हें एरिया में जाकर के अपना काम फैला रहे हैं जहाँ की उतनी आवश्यकता नहीं थी। मेरा कहना है यहाँ जनप्रतिनिधियों की उदासीनता जो है वो काम करती है कि जब आपने स्मार्ट सिटी का करोड़ों रुपए मोदी जी ने आपको दिया, शहर तो मेरा पहले 7 सिटीज में आ गया था, तो हमने उन हजारों करोड़ रुपए का समुचित उपयोग नहीं किया, उसके कारण से हम फिर पीछे जा रहे हैं। कल सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी हमने तो सब आपको पैसा दे दिया, पैसा तो आपने उपयोग नहीं किया। आज इन चीजों पे हमारे आने वाले जनप्रतिनिधियों को, दूसरी एक बात और मैं कहता हूँ, चुनाव के बाद सारे जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उन सबको एक मंच पे आना चाहिए। चाहे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने उन्हीं की पार्टी के लोग क्यों जाए? मेरा कहना दूसरी पार्टी के, हम सब लोग मिलकर आए, हम जबलपुर की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को एक दबाव आएगा, पर बाकी लोग पार्टी के लोग जब नहीं जाते हैं, मुख्यमंत्री तो सबका होगा, प्रधानमंत्री तो सबका है, तो इस मामले में हमें समन्वय स्थापित करना होगा। अगर जिला पंचायत की बैठक होती है, समन्वय बैठक होती है, वहां सारे जनप्रतिनिधि यदि उस बैठक के पहले बैठक करें कि हमको कलेक्टर से ये बात करना है, या प्रभारी मंत्री आया तो उसके सामने हमें ये दबाव बनाना है, तो मुझे लगता है कि उसके परिणाम अच्छे हो सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है, अगले 5 साल की सरकार जो भी बने, तो हमें सोचना चाहिए जबलपुर में हम एक नया कल्चर लेकर के आए। वो कल्चर ये होना चाहिए, विकास के मामले में हम एक मत है। अब अगले चुनाव में जो होगा वो हम देखेंगे, और इस मामले में हमें आपसी प्रतिस्पर्धा विकास की करना चाहिए। एक व्यक्ति, एक विधायक ये कहता है हमारा क्षेत्र आकर के देखो, आज जबलपुर में स्वास्थ्य सेवा में आप देखिए, अगर 2 जिला अस्पताल जो अंग्रेज बना के गए थे, एलगिन और विक्टोरिया, वही है। आबादी 15 लाख हो गई, शहर का विकास हो गया, तो शहर के हर कोने में जिला अस्पताल इस स्तर के अस्पताल होने चाहिए। इन चीजें बेसिक चीजें हैं, इनके बारे में हमको ध्यान देना चाहिए। आज जबलपुर की राजा गोकुलदास धर्मशाला एक ऐतिहासिक इमारत है, तो क्या दुर्दशा है उसकी? प्रसाद तो इन चीजों को जनप्रतिनिधियों को देखना, लेकिन जनता को जनप्रतिनिधियों के साथ, जैसे इंदौर की हम सब बात करते हैं, इंदौर के जनप्रतिनिधियों ने जो भी किया है वो जनता के सहयोग से किया, और वहाँ की जनता इंदौर की पहचान के बारे में बहुत सतर्क है। तो हम जबलपुरी लोग कहते तो है हमारा बड़ा ऐतिहासिक शहर बना, लेकिन हम अपनी जबलपुरिया पहचान क्या है?
आज हमारी पहचान नष्ट हो गई ना। और दूसरी बात यह है कि इस शहर के जो नेता लोग हैं उनको अपना कद जो है उठाना होगा और प्रदेश के देश के नेतृत्व के सामने ये बात उनको रखनी होगी, हम केवल पिछड़कू नहीं है, हमारा भी अपना अस्तित्व है, हमारी अपनी वजनदारी है। और ये राजनीति का एक घोषित सिद्धांत है कि जिस शहर में टिकट मारने वाले नेता होते हैं राजनीति वहीं से चलती है। जबलपुर में आज टिकट मारने वाले नेता तो है, टिकट बांट, आपने छिंदवाड़ा की बात की, कमलनाथ जी टिकट बांटते हैं, बिल्कुल शिवराज जी टिकट बांटते हैं, कैलाश विजयवर्गीय टिकट दिलाते हैं, नरोत्तम मिश्रा दे, तो उनके वहां पर जो है राजनीति वहां जाकर के केंद्रित होती है। जबलपुर में पहले ऐसे लोग थे तो जबलपुर की पहचान थी, आज जबलपुर की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर नष्ट हो गई ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत कम हो गई है। ये ठीक है, हमारे आगे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं तो हमको खुश होना चाहिए कि हमारे बच्चे का पढ़ लिख के देश विदेश में जा रहे हैं, तो वो भी हमारी अर्थव्यवस्था को योगदान देते हैं अगर वहां से कमा के जाते हैं। आज अंग्रेजों ने सारी दुनिया में जाके तो अपने देश का विकास किया, उसके लिए बाहर जाने में देखिए बाहर जो व्यक्ति जाता है वो उन्नति भी करता है, अपना घर छोड़ता है, तो उसमें हमें ज्यादा परेशानी हो रही है। समस्या करेगी बी ग्रेड सारे शहरों की हो गई है, हर शहर ऐसा विकसित नहीं हो जाएगा महानगरों की तरह, मुंबई दिल्ली की तरह, लेकिन आगे आने वाला जो समय है उसमें हमको बहुत सावधानी के साथ जबलपुर के हितों के बारे में ईमानदार एक दृष्टिकोण रखते हुए सब लोग मिलकर प्रयास करें तो कोई बड़ी बात नहीं, अगले 5 साल में शहर की तस्वीर बदल जाएगी। आपका क्या कहना है कमल जी इस विषय पर? मैं तो बहुत आशावादी हूं और मैं चाहता हूं सरकार छोटे छोटे कदम उठाए परंतु ठोस कदम उठाए। योजनाएं अच्छी बनती हैं, लॉन्ग टर्म की रहे, लॉन्ग टर्म की रहे, योजनाएं बनती अच्छी हैं पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। बनती अच्छी हैं, सारी योजनाएं अच्छी बनती है, जो बनाने वाले वो पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, परंतु जो नीचे से ऊपर जो योजनाओं को करने वाले हैं उनमें नहीं है, उनमें तालमेल नहीं है, हमारे जनप्रतिनिधियों में तालमेल नहीं है, वो लोग ये कार्य नहीं करते और जनता उदासीन है। आजकल हमारे यहाँ की जनता तो वैसे भी क्या है कि हर आदमी अपने खुद के जीवन यापन के लिए लड़ता है। आज जमाना यह आ गया है कि किसी तरह खुद को पाल ले, अपने परिवार को पाल ले, उसके लिए लगा रहता है। और जनप्रतिनिधि सिर्फ ये चाहते हैं, वो किसी भी व्यक्ति को देखते हैं कि ये मेरा वोटर है, वोटर के रूप में देखते हैं, ये नहीं देखते कि ये फलाना आदमी यहाँ पे कोई काम कर रहा है तो इसको सपोर्ट करें, इसको ये विकास में योगदान दे रहा है। कोई भी आदमी, कोई मैं बोलता हूँ कोई ठेला भी लगा रहा है तो विकास में योगदान दे रहा है, पर प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जैसे आपने बात की स्मार्ट सिटी की, मैंने बोला स्मार्ट सिटी ठीक है बनाई, परंतु जितनी भी सड़कें बनी हैं आज जबलपुर सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग हो गई है, चलने के लिए नहीं है जगह वहाँ। मल्टी लेवल पार्किंग खाली रहती है, मल्टी लेवल पार्किंग खाली रहती है। हैरत की बात यह है कि नगर निगम कमिश्नर की गाड़ी भी बाहर खड़ी है। जी हाँ, तो ये देखिए आप ठेले वाले, मैं बोलता हूँ सबको रोजगार मिलना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, सबके लिए व्यवस्था करते हैं, वो ठेले वाले उस जगह पे जाते नहीं है। सब्जी मार्केट बनी है, गढ़ा में भी खाली पड़ी, रामपुर में भी, रामपुर के पास मैं रहता हूँ, बाहर सड़कों पे आके अपनी सब्जी के ठेले लगाते हैं, पीछे खाली पड़ी है। हम भी क्या करते हैं, हम भी स्कूटर वहां रोकते हैं और वहीं से ले लेते हैं। अगर हमारे सब्जी बेचने वाले या ठेले वाले या जो भी हो वहां बैठने लगेंगे, यहाँ रहेंगे ही नहीं, तो मजबूरी में लेने वो वहां जाएगा। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे कहीं कोई भी पुलिसिंग नहीं है, कुछ नहीं है। मैं बोलता हूँ एक वर्दीधारी अगर एक चौराहे पे खड़ा हो जाए, सारा ट्रैफिक सिस्टम से चलता है। एक वर्दीधारी, सिर्फ एक, 50 पॉइंट होंगे जबलपुर में जहाँ की समय समय पे, पूरा दिन भी नहीं, समय समय पे पुलिसिंग की आवश्यकता होती है। वहाँ 1 या 2 वर्दीधारी खड़े कर दिए जाए तो कहीं जाम नहीं लगेगा। आज वो छोटी लाइन फाटक वाला जो चौराहा है, मेरा ख्याल से जबलपुर का क्या कई शहरों का सबसे बड़ा है, परंतु आप 10-11 बजे निकल सकते हैं वहाँ से, शाम को अभी चले जाइए। मैं रोज वहाँ से आता हूँ, रोज जाता हूँ 4 बार। ठेले वाले, ऑटो वाले, ई रिक्शा ने तो और बर्बाद कर रखा है शहर को। 20 सड़क पे उसमें ना लाइसेंस चाहिए, ना परमिट चाहिए, ना कुछ चाहिए। 16 साल का लड़का 15 साल का भी चलाता और 85 साल का बुजुर्ग भी चलाता, और कहीं भी रोक देते हैं। एक तो स्लो है, सारा ट्रैफिक पूरे शहर का स्लो कर देते हैं। या तो ई रिक्शा को आपको प्रोत्साहन देना है, जरूर दीजिए,
ई रिक्शा जितने अगर 3000 रजिस्टर्ड हो रहे हैं आए हैं तो 3000 दूसरे ऑटो हटाएं। बिल्कुल, ये नहीं कि इनकी संख्या 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000 होती जाए। सड़कें वही हैं, सब कुछ है, और चलाने वाले सब लोगों को, किसी को कोई नियम कानून की जानकारी नहीं होती। मॉडल रोड बनाए, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो मॉडल रोड आजकल वो पार्किंग बनाम रोड हो गया है। सारे जितने आप देखेंगे टैक्सियां खड़ी रहती हैं, और जब मैं नगर निगम के पेज पर लिखूंगी बहुत ऐसा लिखूंगी कि आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो उस दिन मैं देखती हूँ कि गाड़ियां हट जाती हैं, उसके बाद फिर वहीं जम जाती हैं और उसका कोई टैक्स नहीं लेते। मैं आपको बोल रहा हूँ जितनी सड़कें बन रही हैं या बनी हैं, ये सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग के लिए बनी, ये चलने के लिए नहीं। आज अगर रात को आप 11 बजे फारे चले जाइएगा तो इतनी चौड़ी सड़क है कि क्या अच्छा लगता है, लेकिन वही सुबह और दिन में। तो मेरा ये कहना है पुलिस प्रशासन, नगर निगम और हमारे जनप्रतिनिधि समय समय पे जाके निकले, सब दुकानदारों से रिक्वेस्ट करें। मैं नहीं कह रहा कि उनको भगा दें या मार दें, सबसे रिक्वेस्ट करें भैया अपनी दुकान अपने अंदर लगाओ, तो क्या होगा, उनका व्यवसाय बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आज मेरे को फारे गए हुए 2 साल हो गए होंगे, क्योंकि वहां गाड़ी घुसाऊं कैसे, 4 व्हीलर तो बड़ा मुश्किल है, समझे, तो उनका व्यापार बढ़ेगा। मैं ये कहता हूं अगर सब अपनी दुकानें कर दें अंदर और सड़क चौड़ी हो जाए, पार्किंग ठीक हो, हर आदमी शहर का जाएगा फारे भी। परंतु नहीं, ना तो प्रशासन जाता है एक दिन कार्रवाई करता, दूसरे दिन फिर वो वहीं के वहीं खड़े मिलते हैं। तो एक तो ये तो ठीक है कि प्रशासन की और जनता को जागरूक होना, मैं बार बार कह रहा हूं, सबसे बड़ा रीजन है कि जनता अगर जागरूक हो जाएगी तो ये सारी समस्याएं हल हो जाएगी। आपका क्या कहना है? जबलपुर के विकास और पहचान की जो अपन चर्चा कर रहे हैं, उसमें एक क्षेत्र और बहुत जरूरी मुझे लगता है, खेल का क्षेत्र जो है। जबलपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम जबलपुर में बनना चाहिए। और जैसे कि सांसद जी ने अभी पिछले साल सांसद खेल महोत्सव किया था 10-15 दिन का, और हर दिन कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री जबलपुर में आए थे। और आपको नहीं लगता खेल महोत्सव से नहीं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए? वही मैं कह रहा हूँ, पूरी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर उससे खिलाड़ियों का उत्साह बना, उनकी पहचान बनी। तो जबलपुर में जो 8-10 जिले आदिवासी जबलपुर से लगे हुए जिले हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ युवा हैं, उनको खेल के प्रति जागरूक करना। जैसे नरेंद्र मोदी जी आए खेल पर, उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया, तो आज देश के अंदर कई जगह ऐसा है जहाँ खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं। फिट इंडिया का कॉन्सेप्ट उन्हीं का था, तो उन्हीं का था। तो स्वास्थ्य के लिए भी और खेल के द्वारा भी लोग अपना जीवन जो है खेल में समर्पित करके, और उस व्यवसाय को भी, मतलब व्यवसाय के रूप में कि अच्छा खिलाड़ी, उसको भी अच्छे पैसे मिल रहे हैं आजकल। तो जबलपुर के आसपास संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की काफी खेलों की प्रतियोगिताएं यहाँ आयोजित की जाए। इसके लिए जनप्रतिनिधि, प्रशासन, सबको मिलकर हम सबको प्रयास करना चाहिए। और स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या करेंगे? जैसे कि वाजपेयी जी ने कहा कि भाई हॉस्पिटल्स की भी, मतलब जिला अगर मैं बात करूं, मेडिकल और विक्टोरिया और एल्गिन हॉस्पिटल के अलावा, क्या आपको नहीं लगता है कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग ऐसे बेहतर हॉस्पिटल बनने चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को नागपुर ना दौड़ना पड़े? कई बार जिंदगियां बीच में ही खत्म हो जाती हैं क्योंकि वहां तक पहुंच नहीं पाते। हर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाता है। आपको पता है, मैं आपको गुजरात का एक सिंपल सा उदाहरण दूंगी कि वहां पे लोग प्राइवेट नहीं बल्कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं और क्विक इलाज होता है वहां पे। और ऐसा भी नहीं है कि क्या कहते हैं, आपको लग रहा है कि भाई आप सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो भीड़ लगेगा। वहां छोटे छोटे इलाज से लेके बड़े बड़े इलाज बहुत बेहतर तरीके से होते हैं। और ये सही बिल्कुल है कि इच्छा शक्ति, जब तक आपके, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो एक पार्षद हो, चाहे वो एक आपका सांसद हो या आपका विधायक हो, जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक वहां की जनता को जब तक आप अपना नहीं मानेंगे तब तक विकास तो संभव है नहीं। खेल की दृष्टि से बहुत अच्छा है खेलो इंडिया, बिल्कुल सही है। जब वो छोटे छोटे बच्चों को हम जागरूक करेंगे, लेकिन प्रॉपर एक ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए। ट्रेनिंग सेंटर यहाँ खोले जाए। ट्रेनिंग सेंटर, अपने देसी खेल भी पुराने हैं, खो खो है, कबड्डी है। जबलपुर की पहचान पहले समय में पहलवानी में भी थी, दूसरे भी चीजें जबलपुर में, ऐसी बात नहीं है। पुराने कितने अखाड़े जबलपुर के अंदर है, तो ऐसी बात नहीं कि जबलपुर से खेलों के लिए, लेकिन एक बार एक माहौल बनाने की जरूरत है, वातावरण बनाने की। उसके लिए मीडिया, पत्रकार और प्रशासन और जनप्रतिनिधि और जनता
सबको, और खिलाड़ियों के जो भी खिलाड़ियों के संघ है, सबको मिलकर एक प्रयास करना चाहिए कि जबलपुर में एक खेल के लिए भी आगे बढ़े। और चिकित्सा की जो क्षेत्र की आपने बात की, जबलपुर में जैसे 80 वार्ड, हर उपनगरीय क्षेत्र में एक सरकारी अच्छा अस्पताल बनना चाहिए। 5 वार्ड या 10 वार्ड का अपन ये लेके चले कि इसके बीच में एक अच्छा अस्पताल बने। पहले से आज स्वास्थ्य सेवाएं काफी अच्छी, लेकिन अभी कोई संतुष्टि वाली बात नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जबलपुर में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। देखिए, मेरा ये कहना है कि हर राज्य को खेल कूद की, जहां तक इनने बात की, हर राज्य की एक पहचान है, कोई एक खेल। मैं अभी की ही बात कर रहा था, बॉक्सिंग के लिए हरियाणा वालों से बात कीजिए, हरियाणा में बॉक्सर्स होते हैं, पहलवान वहां पंजाब में होते हैं। झारखंड में कोई छोटी सी जगह, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वहां से हॉकी की 2-3 प्लेयर निकलती है और पूरी की पूरी आदिवासी लड़कियां होती हैं। डाल्टनगंज है जी, तो वहां से निकलती। तो हमारे प्रदेश की कोई भी पहचान ही नहीं बन पाया, कोई भी खेल आज तक। किसी पे एक पे फोकस हमने किया ही नहीं। हमने कहा कि ठीक है, जो पैसा आता है या जो खेल हो रहे हैं ऑलरेडी उसको चलने दो, जैसा चल रहा है, कोई मेडल ले आया तो ठीक है, उसको रेलवे में नौकरी दे दो या यहाँ नौकरी दे दो, तो खत्म। तो ये है, हमारे प्रदेश की एक पहचान बनाने की आवश्यकता है कि हम किस खेल में, हम एथलीट में हैं, क्रिकेट में हैं, बॉक्सिंग में हैं, पहलवानी में, किसी में तो बने, परंतु बनाई नहीं गई। शुरू में 1-2 हॉकी प्लेयर हमारे यहाँ के अच्छे निकले, जो पूरे हिंदुस्तान की तरफ से खेले हैं, परंतु खत्म, उसके बाद नहीं है कुछ। तो मेरा ये कहना है, खेल पे ध्यान देना तो बहुत जरूरी है, परंतु किसी एक खेल पे तो कम से कम कॉन्सेंट्रेट करो। So many cooks spoil the food। अगर आप सब पे ही लग जाओगे तो कहां से निकालोगे? किसी एक पे तो कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहे आप पहचान अपनी बना ही नहीं पा रहे। इस बारे में जो एक बड़ी उल्लेखनीय बात है, कमल जी भूल जाएंगे, जबलपुर जो है मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के हेडक्वार्टर है जी, फुटबॉल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है। एक हमारे यहाँ फुटबॉल के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होती थी, और आपको शायद जानकारी है कि नहीं, बीसीसीआई जो है स्टेडियम बनाने की फंडिंग कर रहा है, और उनका उद्देश्य भी है कि देश में जितने स्टेडियम्स बनेंगे उतने अंतर्राष्ट्रीय मैचेस होंगे, अंतर्राष्ट्रीय मैचेस से रेवेन्यू जनरेट होती है, नए खिलाड़ी विकसित होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बारे में विचार करना चाहिए, और अच्छी चर्चा आज हो गई है। बिल्कुल, और आप सभी ने बहुत अच्छी बातें की, और एक चीज जो सबसे मेन निकल कर आई कि इच्छा शक्ति, कि भाई जनप्रतिनिधि में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और दूसरी कि जनता को जागरूक रहना पड़ेगा। मतलब ये है कि आपने 5 साल में एक बार वोट दे दिया तो सो मत जाइए, आप जागते रहिए, प्रेशर दीजिए थोड़ा बहुत अपने क्षेत्र के विधायक को, पार्षद को, और साथ ही साथ सांसद को भी, तभी जाके वो प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करेगा। और जो एक कम्युनिकेशन गैप हमारे यहाँ हो जाता है, खासकर हमारे जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारियों के बीच, तो वो भी हटनी चाहिए। मीडिया अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन जनता को जागरूक करने का कार्य, और प्लस ये भी होना चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि है वो भी सोया ना रहे। संवाद करने के लिए वो साल में 5 साल में एक बार आ रहा है, तो उसको हर महीने एटलीस्ट जाके वार्ड में लोगों से मिलना तो चाहिए, उनसे पूछना तो चाहिए। आपको मैं बताऊं, इंदौर के शंकर लालवानी जी संसद में रात्रि के 8 बजे अपनी बात रखने के लिए वहां पर खड़े हो जाते। तो वही है इच्छा शक्ति। जब तक इच्छा शक्ति आपकी नहीं होगी तो क्षेत्र, शहर कैसे विकास करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने बहुत महत्वपूर्ण एक तो जानकारी दी, और साथ ही साथ जो आने वाली सरकार है उसके लिए कुछ पॉइंट्स है, और अगर बीजेपी आती है तो मुझे विश्वास है कि शरद जी जो हमने पॉइंट्स कहे हैं वो जरूर उनके सामने रखेंगे, और बिल्कुल अपनी जो बात है वहां तक पहुंचाएंगे, और साथ ही साथ जो पॉइंट्स निकले हैं वो जनप्रतिनिधियों के बीच में बैठ के मीटिंग करेंगे, और उसको प्रशासन के स्तर के साथ साथ सरकार तक लेके आएंगे। धन्यवाद।